हाँ नहीं, आवाज तो आ ही रही है, अभी बच्चों की आ रही थी ना, आ रही है ना? Yes, ma'am. हाँ. So good morning students. Let's start our class. Chapter 6, page number 108. इसमें देखो, कल अपन ने स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था ना लोकसभा और राज्यसभा का, वो स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, इसमें सिर्फ पावर एंड फंक्शंस पढ़ने हैं अपने को. हाँ, ये इसको अंडरलाइन रहने दो, जनरल आप अगर शॉर्ट क्वेश्चंस अगर आता है तो कर लेना, बुक में ही रहने दो, इसको नोट्स में नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना? टिक किया हुआ है तो अच्छी बात है, उसको रहने दो. अपने को पढ़ना है अब पावर्स एंड राइट्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दो पढ़ने हैं, ठीक है? पेज नंबर 109 पर. तो सबसे पहले है इसके अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स. द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट, concurrent list and residential subject and state list. General non-money bills and constitutional amendment bills can be presented in either of the houses. कि जो पार्लियामेंट है वो लॉज बनाती है अपने अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, जैसे कि यूनियन लिस्ट, concurrent list एंड स्टेट लिस्ट. इनमें सब्जेक्ट डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि कहीं पर हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो यूनियन लिस्ट के अंदर आ जाएंगी. एजुकेशन, कंकरेंट लिस्ट में कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन. स्टेट लिस्ट के अंदर हम किस तरह की फैसिलिटीज, कोई वॉर वगैरह है या अटैक वगैरह कुछ होता है, एक्सटर्नल अटैक है, इंटरनल अटैक्स है, तो उस तरह का जो मैटर है वो इसमें देखा जाता है, ठीक है? इसमें और भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है, लेकिन मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया, ठीक है? तो ये 3 लिस्ट में डिवाइडेड होते हैं, जिसके ऊपर लॉज बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट, ठीक है? तो जनरल नॉन मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो मनी बिल नहीं है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस लाना है, उसके लिए कोई बिल पास होता है तो वो इसी हाउसेज में लाए जाते हैं. वंस दे आर पास्ड बाय बोथ द हाउसेज दे नीड टू बी सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज सिग्नेचर. यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेज में बिल पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है उसके अप्रूवल के लिए, ठीक है? नेक्स्ट है फाइनेंशियल पावर. The Constitution has provided financial power only to the Lok Sabha and Rajya Sabha, has just a subsidiary role in it. Article 109 says that money bill can only be presented in the Lok Sabha. आर्टिकल 109 में क्या बताया गया है कि लोकसभा के अंदर सिर्फ मनी बिल से रिलेटेड ही मैटर्स होने चाहिए, एंड नॉट इन द राज्यसभा. उसमें राज्यसभा का कोई रोल नहीं है. वंस द मनी बिल is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha. एक बार अगर मनी बिल लोकसभा में पास हो गया तो वो कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा में. It is necessary for the Rajya Sabha to return the bill within 14 days. और राज्यसभा के पास अगर वो बिल गया तो उसे 14 डेज के अंडर में ही और वो बिल उसे रिटर्न करना होगा, वापस लोकसभा में ही भेजना होगा. राज्यसभा कैन गिव इट्स रिकमेंडेशन फॉर अमेंडमेंट in the bill, but agreeing to the recommendation depend on discretion of Lok Sabha. कि लोकसभा में मनी बिल आया, उसने राज्यसभा में भेजा, राज्यसभा में वो अपने पास 14 दिन तक रख सकते हैं, उसके बाद में वो अपना कुछ ओपिनियन देते हैं, कुछ भी, हाँ इसमें ये चेंजेस हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं. अगर लोकसभा उसमें चाहे तो अपनी मर्जी से उसका अप्रूवल माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल ऐसा का ऐसा पास किया जा सकता है. यानी कि पावरफुल कौन हो गया? लोकसभा, ठीक है? फिर थर्ड है पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड द पार्लियामेंट सिस्टम, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट बनाया गया है. द यूनियन एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होता है वो
पार्लियामेंट के लिए मतलब पार्लियामेंट में जो भी एक्टिविटीज होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन हो गए? जितने भी मिनिस्टर्स जो अपॉइंट होते हैं वो सारे। In practice to the Lok Sabha, the Council of Minister can continue in office till it enjoy the confidence of the Lok Sabha। यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो नॉमिनेट होते हैं, वो लोकसभा में तब तक ही काम कर सकते हैं जब तक लोकसभा के मेंबर्स चाहें। अगर उनकी मेजोरिटी से वो उनको कभी भी हटा सकते हैं, क्योंकि उनकी मेजोरिटी से ही उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है और वो अपनी मेजोरिटी से कभी भी उनको हटा सकते हैं। ठीक है। फिर है पावर टू कंट्रोल द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा कैन मेक अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस कर सकते हैं इन एसोसिएशन विथ राज्यसभा, राज्यसभा से मिलकर। आर्टिकल 368 सेज दैट आइदर ऑफ द हाउस कैन मेक अमेंडमेंट टू मोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि दोनों हाउसेस के मेंबर मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा कहाँ लिखा गया है? आर्टिकल 368 में। ये जितने भी आर्टिकल्स बताए जा रहे हैं इनको आपको याद रखना है। फंक्शंस एज इलेक्टोरल कॉलेज। लोकसभा ऑल्सो फंक्शन एज एन इलेक्टोरल कॉलेज। आर्टिकल 54 सेज दैट द मेंबर ऑफ द लोकसभा कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है वो लिखा गया है आर्टिकल 54 में। अगर क्वेश्चन आए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल 54 में। इन एसोसिएशन विद द मेंबर ऑफ, और इसमें कौन कौन हो सकते हैं? राज्यसभा और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जितने भी एमएलएज हैं। ठीक है। तो अब आपको लोकसभा के अंदर लेजिस्लेटिव पावर में फर्स्ट पार्लियामेंट से लेकर आपको करना है थर्ड लाइन में आइदर ऑफ द हाउसेस तक। फाइनेंशियल पावर में आर्टिकल 109 से 14 डेज, विद इन 14 डेज तक। पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से प्रैक्टिस टू द लोकसभा। और फोर्थ पूरा पैराग्राफ है, और फिफ्थ वाला आर्टिकल 54 से आपको लास्ट तक पूरा लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ राज्यसभा। इसमें सबसे पहले लेजिस्लेटिव पावर। तो ये जो आपके हेडिंग्स है, इन्हीं हेडिंग को भी आपको ध्यान में रखना है, हेडिंग वाइज ही अपने को पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। लेजिस्लेटिव पावर, राज्यसभा टू हैज द पावर टू मेक लॉज, कि राज्यसभा के पास भी पावर है कि वो लॉज बना सकता है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन इक्वल राइट्स टू बोथ द हाउसेस इन केस ऑफ नॉन मनी बिल्स, कि जो मनी बिल नहीं है उस केस में राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इक्वल पावर्स दिए गए हैं। ठीक है। पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो वही सारी चीजें आएंगी इसके अंदर भी। तो राज्यसभा हैज द सेम पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज लोकसभा, राज्यसभा के पास भी वही सेम पावर है जो लोकसभा के पास है, उसमें अमेंडमेंट करना। इन केस ऑफ नॉन एग्रीमेंट बिटवीन टू हाउसेस ऑफ एन अमेंडमेंट, द बिल फॉर अमेंडमेंट कैन नॉट बी पास्ड, कि अगर कोई भी बिल पास करना है और लोकसभा भी मना कर दे और राज्यसभा भी मना कर दे तो वो बिल पास नहीं होता है। फाइनेंशियल पावर, राज्यसभा हैज गॉट सम फाइनेंशियल पावर बट इट्स पोजीशन इज क्वाइट वीक कंपेयर टू लोकसभा ऑन दिस मैटर, कि फाइनेंशियल पावर में राज्यसभा की जो पावर है वो लोकसभा से कम है। एनी मनी बिल फर्स्ट नीड टू बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, कोई भी मनी बिल जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस यानी कि उसकी शुरुआत लोकसभा से ही होगी। Once the bill is passed by the Lok Sabha, it is sent to the Rajya Sabha. एक बार लोकसभा से वो बिल पास हो जाए तो वो राज्यसभा में भेजा जाता है, एंड राज्यसभा think over that bill for a maximum period for 14 days. वही 14 days के लिए उस वो मनी बिल को अपने पास रख सकता है। राज्यसभा कैन गिव इट्स रिकमेंडेशन ऑन मनी बिल टू द लोकसभा, राज्यसभा अपने ओपिनियन दे सकता है लोकसभा को 14 डेज के अंदर अंदर, और वो अगर चाहे तो चेंज करे उसमें, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। ठीक है। अपनी मर्जी से, अगर उसे लगता है कि हाँ ये सही है तो करे, नहीं तो उसे जो करना है वो ही करेगा। ठीक है मैम, फिर हाँ, अमेंडमेंट किस चीज को बोल रहे हैं? किसमें? अमेंडमेंट अमेंडमेंट होता है चेंजेस,
चेंज है मैम। करना। और रेकमेंडेशन है तो रेकमेंड करना, जैसे हम किसी को जैसे ऑफर कर रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, ठीक है। फिर है पावर्स ऑन एग्जीक्यूटिव। इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ओनली आंसरेबल टू द पॉपुलर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो ही हाउसेस के जो मैटर्स होते हैं उसके ऊपर बोल सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ओनली आंसरेबल टू द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिर्फ लोकसभा को किसी भी मैटर के ऊपर जवाब देगा, राज्यसभा को कोई अधिकार नहीं है उससे सवाल करने का। मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन आस्क क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर एंड कैन क्रिटिसाइज ए मिनिस्टर, कि वो सिर्फ क्वेश्चन करेगा और उसके ऊपर बुराइयां कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसके सवालों का जवाब दे। बट राज्यसभा डज नॉट हैव द राइट टू रिमूव ए मिनिस्टर थ्रू इम्पीचमेंट मोशन, कि राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है कि इम्पीचमेंट मोशन क्या है कि मेजोरिटी से उसे हटा सके उसके पोजीशन से। फिर है अदर पावर्स। राज्यसभा हैज सम मोर पावर, इट यूटिलाइज दिस पावर इन एसोसिएशन विथ लोकसभा। राज्यसभा के पास भी पावर है लेकिन वो उसको यूटिलाइज कर सकता है लोकसभा से मिलकर। कौन कौन से? इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट करेगा लेकिन लोकसभा के मेंबर्स भी उसमें प्रेजेंट होंगे। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, लोकसभा के मेंबर्स भी उसमें बराबर हिस्सेदार होते हैं। राज्यसभा इन एसोसिएशन विथ लोकसभा कैन ब्रिंग इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के खिलाफ वो क्या कर सकते हैं, एक मेजोरिटी बना सकते हैं कि हाँ हम इतने लोग चाहते हैं कि ये प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा ऐसा कर सकता है। चीफ जस्टिस के लिए कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, हाई कोर्ट के जस्टिस के लिए, एंड अगेंस्ट सम ऑफिशियल, और कुछ मिनिस्टर्स के लिए ऐसा कर सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा। The impeachment motion is considered to be passed only both the houses agree on it. Impeachment motion तभी पास होता है जब दोनों हाउसेस के मेंबर एग्री होते हैं। अगर एक हाउस मना कर देगा तो वो इम्पीचमेंट मोशन नहीं माना जाता। राज्यसभा in association with Lok Sabha can remove the vice president by passing the motion with majority, यानी कि राज्यसभा जो है और लोकसभा के साथ मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को ये रिमूव कर सकते हैं मेजोरिटी से। द प्रपोजल टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट इज फर्स्ट पास्ड बाय द लोकसभा, देन इज सेंड टू द लोकसभा, यानी कि सबसे पहले इम्पीचमेंट मोशन वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ राज्यसभा लेकर आएगा और राज्यसभा से फिर लोकसभा अगर एग्री होता है, जो राज्यसभा है वो लोकसभा में भेजेंगे, ठीक है। फिर दोनों एग्री होते हैं तो ही वो माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। If emergency needs to be promulgated from more than 1 month, then such a proposal need to be passed by special majority by each house separately. अगर जरूरत पड़ी, यानी कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर अगर मान लो किसी भी मेंबर को, अगर मान लो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है और ऐसी कोई इमरजेंसी है, तो वो जो प्रपोजल होगा उसको 1 मंथ के अंदर ही मेजोरिटी से उसे पास करना होगा, अदरवाइज जितने भी मेंबर्स हैं उसी को ही मानकर उसे पास कर दिया जाएगा, यानी कि 1 मंथ के टाइम पर वो बिल में कोई एग्री है नहीं है उसको पास कर दिया जाएगा। फिर है स्पेशल पावर। राज्यसभा हैज गॉट 2 स्पेशल पावर विच आर नॉट गिवन टू लोकसभा। राज्यसभा के पास 2 स्पेशल पावर है जो राज्यसभा के पास नहीं है। कौन कौन से? These powers are related to the federal structure of the country. Rajya Sabha has got these powers because it is only the representative of the state. कि राज्यसभा को ये पावर इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फॉलोइंग आर द पावर्स। Article 249 says that the Rajya Sabha can make any subject under state list into a subject of national importance by 2/3 majority of the member who are present and who are participating in voting. अपनी मेजोरिटी से किसी भी मेंबर को राज्यसभा आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग यूनियन लिस्ट में नए सब्जेक्ट के साथ जोड़ सकता है, ठीक है। हो सकता है जैसे हेल्थ और एजुकेशन है, इसके अलावा हम कोई एक्टिविटी इसमें और ऐड कर सकता है और उस एक्टिविटी का इंचार्ज किसी को बनाकर वहां एक नया सब्जेक्ट इंक्लूड कर
कर सकता है, राज्यसभा के पास ये पावर है। दूसरा क्या है, आर्टिकल 312 सेज दैट ओनली राज्यसभा हैज द राइट गिव of power of initiating a new all India service by passing the proposal of 2/3 मेजोरिटी, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से ऑल इंडिया में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करानी है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में कोई भी सर्विसेज अगर किसी को प्रोवाइड करानी है तो वो राज्यसभा के पास ये पावर है कि आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग वो ऐसा कर सकता है, जो कि लोकसभा नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब आप इसमें देखो लेजिस्लेटिव पावर जो आपको पूरा लिखना है, पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसको भी पूरा करना है। थर्ड, फाइनेंशियल पावर राज्यसभा से लेकर सेकेंड लाइन ऑन दिस मैटर तक, और फिर थर्ड लाइन में वंस से लेकर 14 डेज। पावर ऑन एग्जीक्यूटिव में इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम से लेकर थर्ड लाइन टू द राज्यसभा। अदर पावर्स में एडिशनल राज्यसभा हैज सम मोर पावर्स, और फिर उसके बाद में 1, 2 पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको करना है राज्यसभा से थर्ड ऑफिशियल तक, और फोर्थ पॉइंट राज्यसभा से शुरू होगा और मोशन विथ मेजोरिटी सेकेंड लाइन में, और फिर फिफ्थ वाला पूरा करना है। स्पेशल पावर, द राज्यसभा हैज गॉट 2 स्पेशल पावर विच आर नॉट गिवन टू लोकसभा। फिर उसके बाद में थर्ड लाइन, राज्यसभा हैज गॉट these powers because it is the only representative of states. फिर फॉलोइंग आर द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, और उसमें उसके बाद में ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। जितने भी आर्टिकल आपको बताए गए हैं इन दोनों में, उन सबको आप अंडरलाइन करके लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है अब हमारा प्रेसिडेंट। लोकसभा के पावर एंड फंक्शंस हो गए, अब इसके बाद में प्रेसिडेंट हमें पढ़ना है पेज नंबर 110 पर। तो एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले आते हैं प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि आर्टिकल 52 में ये बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कि एक प्रेसिडेंट, देश के लिए एक प्रेसिडेंट होना जरूरी है। और आर्टिकल 53 says that the president has the executive power of the state। 53 में क्या बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो है उसके पास जो पावर्स हैं वो होने चाहिए, यानी कि उसके कौन कौन से पावर्स होने चाहिए ये बताया गया है आर्टिकल 53 में। ही विल यूज इट हिमसेल्फ और थ्रू हिज सबॉर्डिनेट ऑफिशियल, वो उस पावर को खुद यूज करे, उसके साथ साथ जो भी उनके सबॉर्डिनेट यानी कि उनके नीचे जो भी मिनिस्टर्स काम करते हैं उसको उनके साथ मिलकर अपने पावर को वो यूज कर सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। सो दस द यूनियन एग्जीक्यूटिव शैल बी कंप्राइज्ड ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सारे एग्जीक्यूटिव, जितने भी एग्जीक्यूटिव ये मेंबर्स हैं ये सब प्रेसिडेंट के अंडर में काम करेंगे। प्रेसिडेंट इज द फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव while प्राइम मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो इनके फॉर्मल हेड है, यानी कि बाकी काम ज्यादातर कौन करेगा इनके ऊपर, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो वाइस प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इन सब के ऊपर हेड ज्यादातर कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। और इन सभी के ऊपर जितने भी मिनिस्टर, इन सब का हेड कौन हो गया, प्रेसिडेंट। ठीक है, द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन यूनियन इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, और एग्जीक्यूटिव के जो हेड है वो कौन कहलाते हैं, प्रेसिडेंट कहलाते हैं। इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री सिस्टम सिमिलर टू ब्रिटेन, कि इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया है ये किससे किया है, ब्रिटेन से। इन विच देयर इज अ फॉर्मल हेड एंड रियल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर फॉर्मल और रियल हेड होता है। तो फॉर्मल हेड अपना प्रेसिडेंट हो गया और रियल हेड कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर। President is the head of the executive in India Union and his situation in the Union is similar to the monarch of Britain instead of being similar to the US president, यानी कि US के जो प्रेसिडेंट है उनसे नहीं बल्कि हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रेसिडेंट के जो पावर एंड फंक्शंस है वो ब्रिटेन से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको नोट करना है आर्टिकल 52 से, आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से लेकर आपको करना है थर्ड लाइन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, यहां तक करोगे। उसके बाद में फोर्थ लाइन, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ, फॉर्मल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यहां से लेकर एक लाइन छोड़ के देखो, इंडियन यूनियन इज कॉल्ड प्रेसिडेंट, यहां तक करना है। ठीक है, आ गया समझ में इतना? टिक कर लिया क्या आप लोगों ने? मुस्कान, श्रुति? यस मैम। तो अब आगे चलो, एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट की क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसमें खाली प्रेसिडेंट दिया है तो हमें इसके पावर एंड फंक्शंस भी पढ़ने होंगे, क्योंकि पता नहीं है अगर सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में पूछेगा तो उसके पावर फंक्शंस भी पूछ सकता है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ नाम दिए गए हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट के लिए? तो सबसे पहला, कोई भी हम जब सिविक्स के अंदर किसी भी मिनिस्टर या किसी भी पर्सन के लिए जब ये पूछा जाता है कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सबसे पहला ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कि वो देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, उसकी एज कितनी होनी चाहिए, ही शुड बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। थर्ड है, द पर्सन शुड बी एलिजिबल टू बिकम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि इतना क्वालिफाइड तो होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बन सके। द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट अंडर एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट और अंडर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जॉब में वो नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट जो होगा, पर्सन शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ एनी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, पहले से ही स्टेट लेजिस्लेटिव का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए वो। ठीक है। इलेक्शन कैसे होते हैं? द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन एंड दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या चीज है सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, ये हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे होता है कि प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टोरल कॉलेज विच इज कंप्राइज्ड ऑफ, वही इलेक्शन का जो प्रोसेस है सेम उसी इलेक्शन प्रोसेस से प्रेसिडेंट को चुना जाता है। एंड इलेक्टेड मेंबर्स, उसमें कौन कौन होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के मेंबर होने चाहिए। उसके साथ साथ मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज एंड ऑफ असेंबलीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज एज पर 70th अमेंडमेंट 1992, यानी कि जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में 70th चेंजेस किया गया, कब? 1992 में। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना। तब उसके अकॉर्डिंग दोनों हाउसेस के मेंबर होंगे, उसके साथ साथ स्टेट असेंबली और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स को भी जोड़ा जाएगा, किसमें? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड क्या है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट द प्रेसिडेंट, कि पार्लियामेंट के मेंबर, स्टेट असेंबलीज के मेंबर और यूनियन टेरिटरीज के मेंबर, ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। और सिस्टम थ्रू ए स्पेशल सिस्टम ऑफ वोटिंग, और एक स्पेशल सिस्टम होता है वोटिंग का, जैसे कि पहले वो होता था ना कि वो बैलेट बॉक्स होता था और उसमें फिर पर्चियां डालते थे, सेम वही सिस्टम है, वही बैलेट बॉक्स रखा जाता है, सब लोगों को अपने अकॉर्डिंग उसमें वोट करना होता है। ठीक है। तो ये वोटिंग जो सिस्टम है इसे कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है। Voting take place through secret ballot and candidate has to ensure the minimum quota of votes to become the winner, यानी कि वही सीक्रेट बैलेट होता है, किसी को पता नहीं चलता है कि किसने किसको वोट दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जो विनर जिसको जिताना चाहते हैं उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलते हैं और फिर वो जीत जाता है। द मिनिमम कोटा इज डिराइव फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मूला, मिनिमम कोटा कितना होना चाहिए कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, जो जितने भी वैलिड वोट्स हैं कि जो मान्य होते हैं उतने होने चाहिए, कितने मेंबर हैं उसके अंदर प्रेजेंट, और इसको डिवाइड किया जाता है किससे? 1000 से। तो ये फॉर्मूला है किसको? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए मिनिमम कोटा कितना होना चाहिए वो निकाल सकते हैं।
फिर है इम्पीचमेंट क्या होता है? द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 5 ईयर, कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है, काम वो कितने साल तक कर सकता है? 5 साल तक. Article 61 of the Constitution says that in case of violation of Constitution, the President can be removed through impeachment. कि आर्टिकल 61 में ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट को उसके टाइम से पहले अगर वो नियमों को तोड़ता है तो उससे पहले उसे हटाया जा सकता है. कैसे? इम्पीचमेंट से. इम्पीचमेंट क्या है? Each member of the parliament has the right to bring impeachment motion against the president. Signature of at least 1/4 member of the house is necessary to move the impeachment motion. Impeachment motion लाने के लिए दोनों houses के 1/4 member का signature होना चाहिए. Once the motion is presented in the house, अगर वो impeachment motion एक बार house में present हो गया, उसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है कितने दिन तक? द हाउस डिस्कस ऑन इट आफ्टर 14 days, यानी कि 14 दिन तक उस पर डिस्कशन किया जा सकता है. इफ द इम्पीचमेंट मोशन इज पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउस, की 1/4 की जगह अगर मेजोरिटी 2/3 हो जाती है तो इट सेंट टू द अदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फिर वो दूसरे हाउस को भेज दिया जाएगा. द सेकेंड हाउस विल आइदर इन्वेस्टिगेट, या तो वो इन्वेस्टिगेशन करे कि इस इम्पीचमेंट मोशन पास किया गया है प्रेसिडेंट के खिलाफ, तो इन्वेस्टिगेशन करेगा कि ये सही है कि नहीं है. क्लॉज और विल अपॉइंट ए स्पेशल कमिटी फॉर द पर्पस, उसके लिए एक कमिटी भी बना सकता है. एंड इफ द एलिगेशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट आर प्रूव्ड इन दिस हाउस, अगर उसके खिलाफ सबूत मिल जाते हैं कि वो गलत है, तो हाउस पास द इम्पीचमेंट मोशन एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, फिर उसे भी वो 2/3 मेजोरिटी से उसको पास करना होगा. देन द प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट विथ डेट ऑफ पैसेज ऑफ मोशन, और फिर उसे उस सीट से हटाया जा सकता है. यानी कि दोनों हाउसेज अगर एग्री हो जाते हैं तो उसके बाद में उन्हें उस सीट से रिमूव कर दिया जाता है. ठीक है. इसमें प्रेसिडेंट में आप देखो एलिजिबिलिटी से बताना है ना आपको, तो एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हेडिंग डालोगे, फिर ये 4 और 5 पॉइंट आ जाएंगे. फिर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड से लेकर सेकेंड लाइन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इनडायरेक्ट इलेक्शन के ये दोनों पॉइंट आपको लिखने, इनडायरेक्ट इलेक्शन हेडिंग डालना और ये दोनों पॉइंट लिख देना. ठीक है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये भी. फिर उसके बाद में सिंगल ट्रांसफरेबल मेथड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यहां तक, और फिर लास्ट में ये फॉर्मूला डाल देना. ठीक है. फिर इम्पीचमेंट मोशन, द टेन्योर से लेकर थर्ड लाइन में थ्रू इम्पीचमेंट. फिर एक लाइन छोड़कर देखो सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 1/4 मेंबर, यहां से लेकर इम्पीचमेंट मोशन उसी के नीचे वाली लाइन में. फिर इफ द इम्पीचमेंट मोशन से लेकर अनदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट उसी के नीचे. फिर ये द सेकेंड हाउस विल आइदर इन्वेस्टिगेट or impeachment clause or will appoint a special committee for the purpose. If allegation against the president are proved in this house, the house pass the impeachment motion by at least 2/3 majority. Then the president is considered to be removed from his post. इनको पॉइंट वाइज लिख लेना, तुम्हें समझने में इजी रहेगा. बाकी समझ में तो आ गया ना इसमें क्या है इम्पीचमेंट मोशन में, है कि पहले 1/4 मेजोरिटी होनी चाहिए लोकसभा के अंदर, फिर अगर वो क्या करेंगे, राज्यसभा को भेजेंगे, राज्यसभा उसके लिए कमिटी फॉर्म कर सकता है, उसके लिए कमिटी फॉर्म करके इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन करके और फिर वो क्या करेगा, अपनी 2/3 मेजोरिटी से उसे वापस भेजेगा लोकसभा में, और फिर उस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है. ठीक है. तो सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया तो फिर आप इसको पॉइंट में बना के लिख लेना. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि पावर क्या है. तो पावर एंड फंक्शंस जो है इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. एक तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और एक इमरजेंसी.
प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं वो इमरजेंसी पावर और नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में डिवाइड किए गए। तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कौन कौन से हैं? तो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर है इसके, फाइनेंशियल, जुडिशियल पावर, फिर इमरजेंसी पावर। इसमें ये सारे करने के बजाय अपन कुछ कुछ पॉइंट करेंगे। जैसे कि एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सबसे पहले नॉर्मल में एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर करना है। तो आर्टिकल 53 सेज द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर विद द प्रेसिडेंट एंड ही विल यूज देम हिमसेल्फ। कि 53 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट के साथ है और वो उसे खुद यूज कर सकता है, ऑल और थ्रू his subordinate official as per the constitution. Thus all work of government are done in the name of president and all decision of government are considered as president's decision. यानी कि गवर्नमेंट में जितने भी काम किए जाते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं, यानी कि उनके अप्रूवल से ही सारे काम किए जाते हैं। उनका अप्रूवल होता है तभी गवर्नमेंट के जितने भी वर्क हैं वो आगे बढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है इसको आपको लिखना है आर्टिकल 53 से ही विल यूज देम हिमसेल्फ, यहां तक, और ऑल वर्क ऑफ गवर्नमेंट आर डन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये 2 पॉइंट इसमें लिख लेना। फिर इसके बाद में ऑल वर्क से लेकर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल। द प्रेसिडेंट अपॉइंट मेनी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफ इंडियन यूनियन, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो अलग अलग मिनिस्टर्स को अपॉइंट भी कर सकते हैं, जैसे कि गवर्नर ऑफ स्टेट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, एम्बेसडर और टू अदर कंट्रीज, यानी कि अदर मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो आप इसमें लिखना द प्रेसिडेंट अपॉइंट मेनी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल ऑफ इंडियन यूनियन, यहां तक ही कर लो। फिर है पावर रिलेटेड टू गवर्नेंस। द प्रेसिडेंट कैन मेक वेरियस रूल्स फॉर गवर्नेंस, कि प्रेसिडेंट जो है वो रूल्स बनाता है गवर्नेंस में, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर रूल्स जो है वो प्रेसिडेंट बनाता है। ही मेक द रूल्स रिलेटेड टू जॉइंट सेशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि दोनों हाउसेज के जो लॉज वगैरह जो बनाए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन ही अपॉइंट ऑफ ऑफिशियल and staff of the Supreme Court, power of comptroller and auditorial general, he allocates the department। ये बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये 2 पॉइंट्स कर लो। The president can make various rules for governance and he make the rules related to joint session of both houses of parliament। ठीक है, और फिर लास्ट में 4th पॉइंट जो है पावर इन फॉरेन अफेयर्स। तो इसमें द प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट द कंट्री इन फॉरेन कंट्रीज, यानी कि प्रेसिडेंट जो है उसी के थ्रू ही अदर कंट्रीज में इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, और मिलिट्री अफेयर्स में पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज रिगार्डिंग, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स एंड ही कैन एक्सरसाइज दिस राइट ओनली अकॉर्डिंग टू द लॉज। कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म्ड फोर्सेस के, जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस होती है उनकी, और उनके पास ये राइट्स हैं कि वो उनके लिए कोई भी लॉज बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कर लो आप ये एग्जीक्यूटिव पावर्स, नॉर्मल पावर्स, सॉरी क्या हुआ, हाँ और कल ही करेंगे, कल क्या आप मंडे को ही टर्न आएगा। ठीक है बेटा, आप लोगों को कुछ डाउट है? ओ मैम।